नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के बारे में। दोस्तों, जब एक लोन के डिफॉल्टर या फिर लोन के बोरोवर का लोन अकाउंट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित या फिर कैटेगराइज कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर बकाया राशि, आउटस्टैंडिंग या फिर ड्यूज अमाउंट की रिकवरी के लिए लोन कंपनियों के द्वारा या फिर उनके बिहाफ पर काम करने वाले उनके लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा लोन के बोरोवर्स का, लोन के डिफॉल्टर्स का बार बार फॉलोअप किया जाता है, कॉल किया जाता है, घर पे होम विजिट किया जाता है, या फिर लोन का बोरोवर जहाँ पे काम करता है उनके एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस पर, वहाँ पर भी विजिट किया जाता है। लोन के बोरोवर्स को डराया धमकाया जाता है दोस्तों, परेशान किया जाता है, उनका हैरेसमेंट किया जाता है। और तो और बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम के द्वारा लोन के बोरोवर्स को लीगल नोटिसेस भी भेजी जाती है, जैसे कि लोन रिकॉल नोटिस, लोन की डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, सेक्शन 138 की नोटिस, सेक्शन 25 की नोटिस, बीएनएस की धारा 318 316 की नोटिस। इस प्रकार की अलग अलग कानूनी नोटिसेस भी भेजी जाती हैं बकाया राशि की रिकवरी और वसूली के लिए दोस्तों। अब ये सारे एक्ट और कृत्य करने के बाद भी यदि बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो फिर होता क्या है, लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद 4 से 5 महीने के बाद दोस्तों बैंक और एनबीएफसी लोन कंपनियों के द्वारा या फिर उनके लोन रिकवरी एजेंट्स या फिर कलेक्शन टीम के द्वारा लोन के बोरोवर्स को कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि आप अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा लीजिए। 20 से 25% पे आपका लोन अकाउंट हम सेटल्ड कर देंगे, हम आपका लोन अकाउंट क्लोज कर देंगे, आप इतने पैसे दे दीजिए। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, ये जो सेटलमेंट होता है ये जेन्युइन तरीके से होता है, पेमेंट किए, लोन अकाउंट क्लोज, एनओसी मिल गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोन का बोरोवर होता है उसको सेटलमेंट का लेटर जो भेजा जाता है वो फर्जी भेजा जाता है दोस्तों, फ्रॉड सेटलमेंट का लेटर भेजा जाता है। और ऐसे में होता क्या है, लोन का बोरोवर, लोन का डिफॉल्टर पेमेंट कर देता है, और पेमेंट करने के बाद आगे चलकर ये पता चलता है कि जो आपने अमाउंट दिया है वो तो आपने जो भी आपका टोटल अमाउंट बाकी है उसका आपने पार्ट पेमेंट किया है, और अभी भी आपका इतना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग और ड्यूज और पेंडिंग है, आप इसका भुगतान कर दीजिए। तो ऐसे में हुआ क्या, जो लोन का बोरोवर, जो लोन का डिफॉल्टर है, उसको गलत इंफॉर्मेशन देकर गलत तरीके से उससे पैसे निकाले गए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो भी अमाउंट आपका ड्यूज या फिर बाकी है उसका आपको पेमेंट करना चाहिए। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, आप यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। जेन्युइन डिफॉल्टर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक गलत मैसेज, एक गलत इंफॉर्मेशन देकर आपसे पैसे रिकवर किए गए, तो ये गैर कानूनी और ये एक गलत कृत्य है। इस चीज का मैं विरोध करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको कोई भी सेटलमेंट का लेटर आए तो आप उसको प्लीज एक बार आप उसको वेरीफाई जरूर करवाइए। अच्छा, वेरीफाई कहाँ करवाएंगे, किससे करवाएंगे दोस्तों? पहली बात तो आपके एडवोकेट सर को आपको दिखाइए, आपके जो वकील, आपके जो अधिवक्ता हैं, जिनके गाइडेंस में आप काम कर रहे हैं, आप उनसे वेरीफाई करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आप बैंक और एनबीएफसी से कॉन्टैक्ट करके कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके आप उनसे वेरीफाई करवाइए कि क्या इन रियलिटी सचमुच में मेरे इससे संबंधित लोन अकाउंट में क्या कोई सेटलमेंट का लेटर इशू किया गया है, तो कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करिए। दूसरी चीज, यदि आपके नजदीक में, आसपास में यदि लोन कंपनी का ऑफिस है, ब्रांच है, तो आप वहां पे विजिट करके, फिजिकली विजिट करके आप वहां से भी आप अपने इस सेटलमेंट के लेटर को आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो 2 से 3 जगह से वेरीफाई करवाने के बाद ही आप पेमेंट करिए दोस्तों। और पेमेंट कहाँ करेंगे, आपके संबंधित लोन अकाउंट में करेंगे, या फिर बैंक और एनबीएफसी का जो भी ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है, आप वहीं पर ही पेमेंट करेंगे। इस बात को नोट करिए। तो सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करवाइए। पेमेंट करने के बाद एनओसी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स, एनडीसी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप एनओसी नहीं लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो लोन अकाउंट है वो ऑफिशियली सेटल्ड नहीं हुआ है, एक लीगल वे में सेटल्ड नहीं हुआ है। तो एनओसी और एनडीसी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करते हैं तो वहाँ पे कैसे वेरीफाई करेंगे, आप उनसे पूछिए कि सेटलमेंट का लेटर इशू हुआ है क्या। यदि हाँ, तो फिर सेटलमेंट का अमाउंट कितना है, टोटल ड्यूज कितना है, आपका टोटल डिफॉल्ट्स कितना हुआ था, ये सब इंफॉर्मेशन लीजिए। आप आपका नाम पूछिए, लोन अकाउंट नंबर पूछिए आप, ठीक है, ये सारी चीज़ों को पूछिए, उसके बाद ही आप आगे पेमेंट के लिए जाइए। कई बार जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट होता है और कई बार तो लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर के साथ में फ्रॉड हो जाता है दोस्तों। कई बार तो कलेक्शन टीम, लोन रिकवरी एजेंट्स ये कहते हैं कि आप इतने पैसे भर दीजिए, आपको हम सेटलमेंट का लेटर आपके ईमेल आईडी पर हम भिजवा देंगे, फिर आप पेमेंट करके लोन अकाउंट सेटल्ड कर लेना। तो होता क्या है,
जो लोन का बोरोवर है वो कुछ अमाउंट पे कर देता है, लेकिन उसके बाद होता क्या, फिर सेटलमेंट का लेटर उसको मिलता ही नहीं है और वो अमाउंट उसका इंटरेस्ट पेनाल्टी में कट जाता है। तो दोस्तों यदि आप सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट करवाइए और सेटलमेंट लेटर को प्रॉपर अच्छे से आप लीगल वे में जाकर उसको वेरीफाई करवाइए, एडवोकेट के माध्यम से, बैंक के माध्यम से और ब्रांच में विजिट करके। और पेमेंट करने के बाद एनओसी एनडीसी लेना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। दूसरी चीज, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका जो सेटलमेंट है वो होता है जब बैंक और एनबीएफसी ने लोन डिफॉल्टर लोन बोरोर के खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी, केस मुकदमा कर दिया, तो केस मुकदमे के दौरान कई बार सेटलमेंट होता है दोस्तों, केस की पेंडेंसी के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समन्स आ गया, आपको बेलेबल वारंट आ गया, नॉन बेलेबल वारंट आ गया, उसके दौरान यदि सेटलमेंट होता है दोस्तों तो उसके प्रोसेस को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, केस के दौरान कई बार बैंक और एनबीएफसी के उनके जो एम्प्लॉय, जो स्टाफ या फिर जो रिकवरी एजेंट्स या फिर जो कलेक्शन टीम होती है उनके द्वारा आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है। तो वैसे स्टेज पर भी सेटलमेंट होता है तो वहां पर भी आपको जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट करना है। वही सेम प्रोसेस, सेटलमेंट का लेटर आपको मंगवाना है, उसको आपको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद आप पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद एनओसी और एनडीसी लेना बिल्कुल भी ना भूले। एनओसी ले लेंगे तो उसके बाद ही आपका जो कंप्लेंट, जो केस मुकदमा जो हुआ है वो विड्रॉल होगा, वो डिस्पोज ऑफ होगा दोस्तों। आप पेमेंट कर देते हैं, एनओसी नहीं लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपका केस विड्रॉ नहीं होगा, आपका केस डिस्पोज ऑफ या फिर खत्म नहीं होगा। अच्छा, आपने पेमेंट कर दिया, आपने एनओसी ले लिया। अच्छा, एनओसी लेने के बाद कई बार क्या होता है, जो केस है वो चलते रहता है। मैंने पेमेंट कर दिया, फिर भी मुझे समन्स आ रहा है, फिर भी मुझे बेलेबल वारंट आ रहा है, नॉन बेलेबल वारंट आ रहा है, मुझे कोर्ट से नोटिस आ रही। पेमेंट करने के बाद, लोन अकाउंट सेटल्ड करने के बाद, या फिर आपने रेगुलर तरीके से अपना लोन अकाउंट आपने क्लोज किया, सपोज आपने पूरे पैसे देकर आपने लोन अकाउंट क्लोज किया, फिर भी आप ऑनलाइन आप जब चेक करते हैं, ई कोर्ट सर्विसेज ऐप पर आप चेक करते हैं तो केस का स्टेटस आपका एक्टिव बताता है कि अभी भी आपका केस मुकदमा, आपका कंप्लेंट अभी भी एक्टिव है, पेमेंट करने के बाद भी, एनओसी मिलने के बाद भी। तो ऐसे में क्या किया जाए, किस तरीके से इस कंप्लेंट को हम खत्म करवाएं, डिस्पोज ऑफ करवाएं, इसका लीगल प्रोसेस क्या, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, केस के दौरान यदि आप पेमेंट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं या फिर आप रेगुलर तरीके से अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो केस कैसे खत्म करवाएंगे आप? तो पेमेंट करने के बाद एनओसी ले लीजिए। एनओसी लेने के बाद करना क्या है आपको, यदि करना है कि आपको बैंक और एनबीएफसी से कांटेक्ट करना, उनको आपको बताना है कि भैया देखिए मैंने पेमेंट कर दिया, एनओसी मुझे मिल चुकी है, अभी भी केस एक्टिव बता रहा है। या फिर यदि आपके पास उनकी लीगल टीम, उनके एडवोकेट का यदि नंबर है, उस जहां पे कंप्लेंट फाइल हुआ है उस कोर्ट में जो भी उनके लीगल पैनल्स, बैंक के जो भी एडवोकेट्स वहां पे काम कर रहे एक्टिव हैं, यदि उनका नंबर आपके पास है तो आप उनको बताइए, उनको कॉल करिए, आप उनको व्हाट्सअप करिए कि ये लोन अकाउंट नंबर है, इसमें मेरा लोन अकाउंट जो वो सेटल्ड हो चुका है, मुझे एनओसी मिल चुकी है। तो आप प्लीज, आप कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन एक लगाइए केस को विड्रॉ करने का। तो केस को विड्रॉ करने का एक एप्लीकेशन लगाइए, तो क्या होगा, बैंक के जो एडवोकेट, जो पैनल, जो टीम, जो लीगल टीम होगी, वो क्या करेगी, बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष वो क्या करेगी, एक केस के विड्रॉवल का एक एप्लीकेशन लगाएगी। उसके बाद ही क्या होगा, केस आपका विड्रॉ होगा। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट जो साहब होंगे वो क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास करेंगे केस के डिस्पोज्ड ऑफ का, कि केस भाई खत्म हुआ, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, यहाँ पे सेटलमेंट हुआ, यहाँ पे पूरा अमाउंट एक्यूज्ड और आरोपी लोन डिफॉल्टर के द्वारा दे दिया गया, तो यहाँ पे ये कंप्लेंट यहाँ पे खत्म होता है, केस डिस्पोज्ड ऑफ होता है दोस्तों। अच्छा, कई बार आपने लीगल टीम का फॉलोअप लिया, बैंक का फॉलोअप लिया, आपके पास एनओसी है, आपने पेमेंट कर दिया, फिर भी आपका केस एक्टिव बता रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे में आपको खुद का अपना एक पर्सनल एक एडवोकेट आपको हायर करना चाहिए, उसी कोर्ट का, जिस कोर्ट में आपका कंप्लेंट, आपके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल हुआ था। बस एक दिन का काम है, बस जो भी तारीख पड़ेगी आपके एडवोकेट साहब को बताइए, वहां पे मेंशन करे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेंशन करे कि सर इस मामले में हमारा सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, हमने पेमेंट कर दिया, हमको एनओसी मिल चुकी है। तो सारे जो पेमेंट की जो रिसीट्स है, वो एनओसी का लेटर, वो सब वहां पे दिखाइए, वहां पे लगाइए। तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जो मजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करेंगे, बैंक और एनबीएफसी की जो लीगल टीम है उनको रिपोर्ट करेंगे, उनको ऑर्डर करेंगे कि भाई इस केस में पेमेंट आ चुका है। तो फिर क्या होगा, फिर जो बैंक और एनबीएफसी की जो लीगल टीम है वो एप्लीकेशन देगी केस विड्रॉवल की, तो आपका वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। या फिर आपके एडवोकेट सर को बोलिए कि बैंक के जो एडवोकेट है उनसे कांटेक्ट कर ले, वहीं पे वो उसी कोर्ट में अवेलेबल होते तारीख पर, उनसे बातचीत करके एप्लीकेशन लगवा दे केस के विड्रॉवल का, तो वहीं पे आपका केस खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर आप यहाँ पे बैंक से कांटेक्ट करेंगे, मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, कोई भी सुनवाई होने वाली नहीं है। तो डायरेक्टली सीधे आपको जो कोर्ट है, कोर्ट में जो बैंक और एनबीएफसी के जो एडवोकेट है, डायरेक्टली सीधे आपको उनसे कांटेक्ट करना है,
आपके एडवोकेट के माध्यम से, तो आपका वहीं पर केस एक ही डेट पर खत्म हो जाएगा। इस बात को नोट करिए। तो ये ध्यान देना, आपको फॉलोअप लेना है दोस्तों, और जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट करवाइए, जेन्युइन तरीके से। देखिए क्या होता है, कुछ बैंक और एनबीएफसी जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट करती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक और एनबीएफसी गलत नहीं होती है, उनके लोन रिकवरी एजेंट्स, उनकी कलेक्शन टीम गलत होती है। वो क्या करते हैं, अपनी जो उनका जो रिकवरी का जो टारगेट होता है उसको पूरा करने के लिए वो गलत तरीके से वो मिसगाइड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, गलत मैसेज शेयर करते हैं, ठीक है, और गलत तरीके से रिकवरी करते हैं। और एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी से जनरेटेड वो एक फ्रॉड, एक फर्जी सेटलमेंट का लेटर बनाते हैं और वो लोन के बोरोवर्स को भेज देते हैं, और लोन का बोरोवर्स बिना उस सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई किए डायरेक्टली सीधे पेमेंट कर देता है। तो ऐसे में उसके साथ में क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो इस प्रकार के फ्रॉड से आपको बचना है दोस्तों। तो यदि आपको सही तरीके से सेटलमेंट करना है तो सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट का लेटर मंगवाइए, उसको वेरीफाई करिए, उसके बाद पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद एनओसी एनडीसी लेना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। अच्छा, कई बार ऐसा भी है कि कई लोग का ये प्रश्न होता है कि सर बैंक और एनबीएफसी मुझे सेटलमेंट का ऑफर नहीं दे रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में यदि बहुत लेट हो चुका है, लाइक लोन अकाउंट एनपीए में चला गया है, ठीक है, सारी कानूनी प्रक्रिया भी हो चुकी है, फिर भी आपको सेटलमेंट का लेटर ऑफर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप खुद भी आप बैंक और एनबीएफसी को आप अप्रोच कर सकते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। ऐसे में आपको बैंक और एनबीएफसी को भेजना चाहिए वन टाइम सेटलमेंट का रिक्वेस्ट लेटर, ओटीएस का लेटर आपको भेजना चाहिए। आपकी दिक्कत समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको उनको शेयर करना चाहिए, और आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं उसके संबंध में जो भी आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अटैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, जॉब लॉस हुआ है तो जॉब लॉस के संबंध में आपका रिजाइन लेटर, टर्मिनेशन लेटर जो भी आप वो लगाइए। यदि आपका बिजनेस में लॉस हुआ है तो आपका जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जो आईटीआर है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका इनकम स्टेटमेंट, आपका बैलेंस शीट, वो सब आप अटैच करिए, उसमें दिखाइए कि आपको भारी भरकम लॉस हुआ है। तो अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो बहुत जल्द ही आपका सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों, और आपको सेटलमेंट का लेटर आपको मिल जाएगा। यदि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेटर को जेन्युइन तरीके से बनाइए, और ओटीएस का लेटर आप क्या करिए, बैंक और एनबीएफसी को भेज दीजिए, उनको मेल कर दीजिए, और बाय स्पीड पोस्ट भी उनको भेज दीजिए। आपको सामने से आपको प्रस्ताव, आपको ऑफर सेटलमेंट का मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान देना, लोन रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन टीम की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। सेटलमेंट लेटर मिले तो उसको बहुत सही तरीके से आपको जेन्युइन तरीके से उसको वेरीफाई करवाना, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। देखिए ये सारे प्रोसेस में मैं आपको एक ही बात कहूंगा दोस्तों, ये जो भी सेटलमेंट का जो प्रोसेस हो रहा है ये सिर्फ जेन्युइन डिफॉल्टर के साथ में ही होगा, विलफुल डिफॉल्टर के साथ में बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं होगा दोस्तों। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको पैसे देने हैं, सेटलमेंट के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है दोस्तों। यदि आप सक्षम हैं, आप एबल हैं, कैपेबल हैं, आप पैसे भर सकते हैं तो आप पैसे भरिए। सेटलमेंट करवाएंगे तो सेटलमेंट के केस में आप सभी को पता है कि इसका जो निगेटिव जो इफेक्ट है वो आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है, ठीक है। आपके सिविल स्कोर में, सिविल रिपोर्ट में एक सेटल्ड वर्ड एक रिफ्लेक्ट होगा। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्षमता, की कैपेसिटी नहीं थी, आपने बैंक के साथ में आपने कॉम्प्रोमाइज, समझौता, नेगोशिएशन करके आपने पैसे दिए हैं, आपकी क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी, तो एक सेटल्ड वर्ड आपके सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्यूचर भविष्य में आपको लोन लेने में दिक्कत समस्याएं आ सकती है। तो यदि आप एक जेन्युइन पर्सन है, पैसे की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रेगुलर तरीके से अपना लोन अकाउंट आप क्लोज करवाइए। यदि जेन्युइन है, यदि प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आप सेटलमेंट के लिए आप जा सकते हैं दोस्तों। तो ये था पूरा एक सेटलमेंट करने का एक सही तरीका, जेन्युइन तरीका। सो दोस्तों मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। सो मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।